क्या आईपीओ है? प्राइमरी मार्केट में ना सर बीसीसीएल इसको समझना होगा अगर आप कोल इंडिया को समझना चाहते हैं। अब सर आप कहेंगे मेरी बात आपसे कल भी हुई थी कोल इंडिया ये बीसीसीएल को लेकर, जिसका आईपीओ परसों से खुल जाएगा। आज बुधवार है, हाँ 9 तारीख से खुलेगा ये, और 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये खुल रहा है। 21 से 23 रुपये का प्राइस बैंड है, जिसमें 1071 करोड़ रुपये का पूरा ओएफएस है। कोल इंडिया के पास पैसा जाएगा। तो कोल इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी है, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है, और पूरा पैसा कोल इंडिया के पास ही आएगा, 10% के आसपास की जो ये इक्विटी बेच रहे हैं। अब सर मैं इससे आपसे सवाल मेरा ये नहीं है कि इस आईपीओ में पैसा लगाने नहीं लगाना। कल मैं आपसे ये बात कर चुका हूँ, आप कह रहे थे कि बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत साउंड है। अब दिक्कत ये है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना सर, वो धीरे धीरे नीचे फिसल रहा है। अब 11 सवा 11 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। 23 रुपये वाली अगर बुक बनी तो 34 रुपये 20 पैसे पर लिस्टिंग होगी। ऐसा ग्रे मार्केट में जो इंडिकेशंस है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सर इसके ग्रे मार्केट का ट्रेंड, वो जो नीचे की तरफ फिसल रहा है। 3 तारीख को सर पहला इंडिकेशन था 13 रुपये के आसपास का, कि 13 रुपये का प्रीमियम है पर शेयर, जो कि ग्रे मार्केट देने के लिए तैयार है। वो 4 तारीख को बढ़कर हो गया सर सवा 16 रुपये। 16 रुपये का मतलब ये हो गया 39 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। वो घटकर परसों के सेशन में आ गया 13.5 रुपये पर, और कल शाम के जो नंबर्स हैं ना सर, वो ये दिखा रहे हैं कि अब ये जो प्रीमियम है वो घटकर आ गया है नीचे केवल 11 रुपये 20 पैसे का, यानी कि 23 रुपये में अगर आप जोड़ेंगे तो 34 रुपये 20 पैसे के आसपास आपको जो लिस्टिंग है वो देखने को मिल सकती है। अभी का अगर आप रीसेंट नंबर भी कहेंगे ना, तो आपको रीसेंट नंबर भी दे देता हूँ, वो भी 11.5 रुपये के आसपास ही है, यानी कि 23 रुपये वाला 34 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। सर फंडामेंटल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये ग्रे मार्केट जो गिर रहा है उससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या समझना चाहिए? देखिए, ये तो एक बाय नेचर चीज है कि ग्रे मार्केट ऊपर था तो थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है इसमें। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट करेंगे आप पूरा बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, मैं आपको कल भी वही सेम डेटा मैं आपको शेयर किया था। एसेट भी सालों साल ग्रो हो रहा है, जहाँ पे 23 में ही 13,000 के आसपास था वो 18,000 के आसपास का हुआ है। एंड 25 24 प्रॉफिटेबल, 24 मोस्ट प्रॉफिटेबल गया है, ऑलमोस्ट 1564 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट किया था। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैंने आपको कल भी एक कमेंट किया था कि प्राइमरी मार्केट में हमारे फोटे एरिया नहीं है, हमारा कवरेज रहता नहीं है जनरली। तो बेटर होगा किसी और एक्सपर्ट से अगर आप राय लेंगे तो ही अच्छा है। लेकिन मैंने जितना स्टडी किया, मुझे लगता है कि एक बार ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। डेफिनेटली एक लिस्टिंग गेन आपको मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और अगर आप फंडामेंटल भी देखेंगे, मुझे लगता है कि अगर आप 2-6 महीना वेट भी करना चाहते हो तो वेट भी करके जा सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, तो इसमें। आपके फोटे एरिया की तरफ आ जाते हैं। फिर मितिका जी का सवाल ले लेते हैं। वो कह रही थी कि मैं क्या कोल इंडिया बाय कर सकती हूँ इन लेवल्स पर? देखिए, कोल इंडिया का कॉल ना हमने 395 में दिया था, और एक बार आई थिंक आप ही के साथ मैंने यस यस 405 में यस, दिया था। जी मुझे याद तो है सर, मैं कहने भी वाला था। ऊपर, हाँ ऊपर का जोन में मैं खरीदने में कंफर्टेबल हूं नहीं, लेकिन टारगेट जो मैंने दिया था वो है फोर ऐसा पहला जो मैंने जहाँ पे कॉल दिया था 425, और सेकंड टारगेट था 480। और मैंने आप ही के शो में ऐसा बताया था कि 480 से पहले कोई भी दूर दूर तक रेजिस्टेंस है नहीं। दूर दूर तक अब कोल डिस्टेंस नहीं है। इंडिया ओएनजीसी भेल ऐसे भागता नहीं है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा ओएनजीसी को छोड़ के वेल भी भागा है, कोल इंडिया भी भागा है। लेकिन तीनों अलग अलग सेक्टर से कंपनी है। अब मुझे लगता है कि कोल इंडिया में कोई प्रॉब्लम है नहीं, करेंट जोन से भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो अच्छा रहेगा। आपको 480 के आसपास का टारगेट रहेगा। अब इजीली आपको यहाँ से मिल सकता है। थोड़ा अब जो है 1-2 क्वार्टर का व्यू लेके चलना बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा जितना नीचे मिले उतना अच्छा है। 480 जाना है ठीक है, लेकिन इन भाव पर फ्रेश खरीदना थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, इसके अलावा ना कुछ कुछ कंपनियां हैं जिनके आईपीओ लॉक इन खुल रहे हैं। अब मैं आपको पहले 7 तारीख वाले आईपीओ वाले जो लॉक इन खुल रहे हैं ना, वो आपको बताता हूँ। उसमें एक्स लिमिटेड है, विद्या वायर्स है, मीशो है और टाटा कैपिटल है। अब टाटा कैपिटल को लेकर तो रमेश चौहान जी का सवाल भी आया था। वो कह रहे थे कि मैं 256 रुपये पर लेकर इसे बैठा हूं। अब टाटा कैपिटल की जहां तक बात है ना, इसका 3 महीने का आईपीओ लॉक इन खुल रहा है। कुछ 7 करोड़ 12 लाख शेयर हैं, 2% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो कि खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी 2573 करोड़ रुपये की। और मीशो की जहाँ तक बात है तो मीशो का 1 महीने का आईपीओ लॉक इन खुल रहा है, जिसमें 10 करोड़ 99 लाख शेयर इनके, ये भी 2% के आसपास की इक्विटी है, जो कि खुले बाजार में आ जाएंगे नुवामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 1973 करोड़ रुपए का। सर मीशो में तो ये 2% इक्विटी बाजार में ट्रेडिंग के लिए आई, तो आज ही देखिए सर, आई थिंक नीचे का सर्किट लग गया है
और टाटा कैपिटल में भी बाकी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक देखिए सर, लॉक इन खुलने का इम्पैक्ट इस तरह का है कि 2,500 करोड़ के शेयर बाजार में बिकने के लिए आए। एक ही दिन का चार्ट दिखाइए, उस स्टॉक में आप देखिए आज आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से सर काफ़ी अच्छा ये चल गया है। जिनके पास नीचे का रखा हुआ है 256 रुपये का, उनको आप क्या राय देंगे सर? देखिए, मुझे लगता है कि मीशो में तो सर अभी भी चार्ट पैटर्न उतना बढ़िया है नहीं। वही सेम चीज़ हुआ, आईपीओ आने के बाद इमीडिएटली मूव, उसके बाद फिर से नीचे, इसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। तो जब तक ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए आपको। शॉर्ट टाइम में जितना मूव होना था हो गया है। अभी तो फिलहाल लोअर सर्किट में है और मैं नीचे जाता हुआ एक बार देख रहा हूँ 160। कल भी मैंने आपको ये बताया था, 2 हफ्ता पहले भी मैंने आपको बताया था 160 के आसपास का अगर स्टॉप लॉस ब्रेक करता है कभी भी, तो आपको नहीं रहना चाहिए। 160 के नीचे नेगेटिव व्यू हो जाएगा। और मैं कभी बाई कॉल दिया नहीं इस वजह से, क्योंकि मीशो ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है, तो यहाँ पे बाई कॉल देने के बाद मुझे लगता है कि लोग फंस जाएंगे, तो इसीलिए अवॉइड ही करना है। टाटा कैपिटल बाय फंडामेंटल मुझे अच्छा लगता है। जब तक टाटा कैपिटल 320 को होल्ड कर रहा है तब तक टाटा कैपिटल में बने रहना है। तो रिसेंटली आईपीओ हाई के ऊपर आया था 335, जैसे ही ब्रेक किया हमारे तरफ से कॉल जनरेट हो गया है टाटा कैपिटल में। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 358 के आसपास का है, स्टॉप लॉस एक ही है, वो है 320। 320 ब्रेक करने पे हम नहीं रहेंगे इसके साथ, क्योंकि इसका जो पूरा पैटर्न है ना वो इनवैलिड हो जाएगा। 320 को स्टॉप लॉस मान के हम लॉन्ग करेंगे इसको। 400 एंड अबोव फिर से एक बार रिव्यू करना है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा आपको भी ट्रेल करते रहना है, लेकिन अभी तो लॉन्ग करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, रमेश चौहान जी जिनका मैं सवाल पढ़ रहा हूँ ना, ये 1 महीने से हमारे मेंबर हैं, इन्होंने लिखा है कि 256 रुपये पर इन्होंने लिया। आई थिंक ये टाइपो है, क्योंकि 256 रुपये का तो कभी प्राइस आया नहीं, 315 के नीचे गया ही नहीं है। तो आई थिंक ये 356 होगा अगर मैं सही समझ रहा हूँ। तो इनके लिए भी सर 320 का स्टॉप लॉस है, लगाकर बने रहेंगे। जी जी, 320 स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, कल के सेशन में ना सर, एक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है क्राइजैक लिमिटेड, ये हाल ही की लिस्टिंग्स हैं दोनों। इनके भी आईपीओ लॉक इन खुलने वाले हैं। कुछ 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लॉक इन खुलेगा क्राइजैक लिमिटेड का, और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 2252 करोड़ रुपए के शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए कल से अवेलेबल हो जाएंगे। सर, जैसा हाल हम ये मीशो का देख रहे हैं या टाटा कैपिटल का देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आता है क्योंकि सप्लाई बढ़ती है, या क्राइजैक या फिर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी दिखेगा इसका असर? सर देखिए, मुझे लगता है कि एलजी एंड जो है क्राइजैक, दोनों स्टॉक ही अपने आईपीओ दिन के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। तो नंबर वन वीकनेस। सेकंड वीकनेस इस लगातार हम देखा, अगर हम 2 3 4 घंटे का चार्ट देखेंगे, 4 घंटे का चार्ट में लगातार लोअर लो फॉर्मेशन है दोनों स्टॉक्स में। मेरे हिसाब से तो आपको अभी तो पोजीशन बनाना नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, कुछ भी अपसाइड मोमेंटम आता है फिर से आपको एक बार देख के सोच के उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो मेरे तरफ से यहाँ पे कुछ पोजीशन नहीं होगा। मतलब मैंने इसको टोटली अवॉइड कर दिया है, मेरा अवॉइड लिस्ट में ये है। और कुछ भी उछाल मिलता है आपको एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा दोनों स्टॉक से ही। और अच्छा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक का जो है फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन मैं लेवल टू लेवल ही बात करूंगा। 1700 के ऊपर सस्टेन करने पे मैं, मेरे तरफ से बाई कॉल रहेगा। उसके नीचे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा अभी, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी पे हमने देखा है ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है हमारे पास ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। 2 स्टॉक्स और हैं सर, 9 तारीख को यानी कि शुक्रवार को इनके आईपीओ लॉक इन खुलने वाले हैं। नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज, इसका 90 करोड़ रुपए का लॉक इन है। और बंसल वायर, सर कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, बंसल वायर का तो हाल फिलहाल जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, उसके बाद रनअप अच्छा आया था स्टॉक में। सर इनके इतने शेयर अगर बाजार में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो इनके चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? सर बंसल वायर में चार्ट पैटर्न खराब है, पूरा इग्नोर ही करना है, एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और सेकंड स्टॉक आपने बताया नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज। ओके यार, इसमें भी 115 के आसपास है सर। व्यू इसमें भी नेगेटिव ही है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक आज आया है, लेकिन हर एक पुल बैक में आपको सेल ऑन राइज ही करना है। अच्छा, तो हर उछाल में आपको इसमें भी बिकवाली ही करके चलनी, जहाँ तक नेफ्रो केयर की बात है। और बंसल वायर को तो आप पूरी तरह से अवॉइड करके चल सकते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!